नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी फटाफट में। मैं हूं विश्व मोहन और शुरुआत कर लेते हैं इस मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की, कि यहाँ पर किस तरह की चाल आज देखने को मिल रही है। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। हमारे 3 मेहमान हैं। मनोज जैन है पृथ्वी फिनमार्ट से, तेजस अनिल शिगरेकर है एंजल वन से, और राकेश खन्ना है मेरे एसेट शेयर खान से। ये तीनों मेहमान आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। और जो भी किसान हमें अभी देख रहे हैं उनके लिए भी यही सलाह है कि वो भी अपनी शिकायतें, परेशानियां हमसे शेयर कर सकते हैं। उनके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है ईटी नाउ स्वदेश का, जिसके जरिए हम आपकी आवाज़ को स्वदेश की आवाज़ बनाएंगे। तो हमारी कोशिश है कि किसान की जो दिक्कतें हैं उन्हें दिखाएं और पॉलिसी मेकर्स तक उनकी आवाज़ को पहुंचाई जाए। लेकिन चलिए एग्री मार्केट से आज शो की शुरुआत करेंगे और शुगर सेक्टर की तस्वीर बताने के लिए और क्या कुछ उत्पादन को लेकर नया अनुमान है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बलानी जी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, आप लोगों की नई रिपोर्ट आ गई है चीनी उत्पादन का। पहले उस रिपोर्ट के बारे में बताइए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में फिर बाद में बात करते हैं। नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। आज हमारी एक जो बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी मीटिंग हुई है और उसके अनुसार जो पूरा ऑल इंडिया का शुगर प्रोडक्शन का एस्टीमेट है, ये फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट है। और फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट क्योंकि अब सीजन शुरू हो गया है और ग्रेजुअली ऑल ओवर इंडिया जो है वो मिल स्टार्ट हो रहे हैं, तो अब ऐसा लग रहा है कि लगभग 343.5 लाख टन का शुगर प्रोडक्शन होगा, ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन। इसमें महाराष्ट्र जो पिछले साल लगभग 93.5 था, वो अब बढ़ के 130 लाख टन है। बहुत बड़ा जंप महाराष्ट्र ने लिया है। और जो कर्नाटका है लगभग 54.8 पे था, वो जंप करके लगभग 63.5। तो ओवरऑल एक अच्छा शुगर ईयर होता हुआ दिख रहा है। और जैसे मैंने बोला, पिछले साल जो ग्रॉस शुगर प्रोडक्शन था वो लगभग 295 लाख टन था, तो इस बार 343.5 लाख टन होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के नंबर काफी चौंकाने वाले नंबर है, 130 लाख टन का अनुमान। इसके पीछे क्या फैक्टर है सर? महाराष्ट्र में एक तो एकरेज ये काफी बड़ा है और लगभग जो पिछले साल लगभग 13.8 लाख हेक्टेयर था, इस बार लगभग 14.7 लाख हेक्टेयर है। और पिछले साल ईल्ड भी थोड़ी कम आई थी, इस बार ईल्ड भी लगभग 87 के आसपास आ रही है पर हेक्टेयर, 87 टन। तो ओवरऑल क्योंकि बारिश काफी अच्छी हुई है, तो इससे जो और इस बार लगभग 55% जो है वो प्लांट केन है और इसीलिए रिकवरी भी अच्छी होने की उम्मीद है। तो ओवरऑल महाराष्ट्र इस बार अच्छे सीजन की ओर अग्रसर है। और सेम अगर आप एरिया को अगर देखें तो एरिया में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, जितना उत्पादन के फर्क से अगर तुलना अगर आप करें। और साथ ही जो एक्सटेंडेड रेनफॉल हुई है उसका क्या कुछ नुकसान नहीं होगा यील्ड पर? आपको लग रहा है अभी भी आप लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में बहुत अच्छी यील्ड रहेगी, पैदावार भी बहुत ज्यादा होगा? क्योंकि जो सितंबर के जो बारिश हुई थी, अगस्त सितंबर की, उसमें ज्यादातर फसलों की रिपोर्ट आ रही थी कि फसलों को काफी नुकसान हुआ है। क्या गन्ने पर उसका असर नहीं हुआ है? कुछ गन्ने को इवन फायदा हुआ होगा? देखिए महाराष्ट्र में अगर हमारा जो पहला जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट था वो लगभग 133 लाख टन का था। ओके। तो आपने सही बोला, कुछ जो मराठवाड़ा रीजन में जो रिवर साइड जो केन था, वो क्योंकि पानी काफी रुका रहा और एक्सटेंडेड बारिश हुई, तो उसमें थोड़ा केन को नुकसान हुआ है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे, और थोड़ा कोल्हापुर और सांगली में भी क्लाउड कवर कंडीशन ज्यादा थे, तो इसीलिए जो 133 का जो हमारा प्रिलिमिनरी एस्टिमेट था उसको हमने घटा के लगभग 130 लाख टन कर दिया है। बट ये बहुत माइनर करेक्शन है क्योंकि ओवरऑल जो शुगर केन प्रोडक्शन की पिक्चर है वो काफी अच्छी होती हुई दिख रही है। आपको लग रहा है कि ओवरऑल अच्छी दिख रही है, लेकिन महाराष्ट्र के जो फुटेजेज आए थे ना, और खास करके मराठवाड़ा बेल्ट के जो आए हुए थे, वो काफ़ी
खराब थे और लोगों के मतलब चेस्ट तक पानी थे। इस तरह के फुटेजेस किसानों के आ रहे थे जो अपने खेतों में घूम रहे थे। चलिए सर, अब कुछ चैलेंजेस की बात करते हैं। मैं हमेशा पिछले 1 साल से हम चर्चा कर रहे हैं एमएसपी बढ़ाने को लेकर आपसे लगातार, वही तो वो सवाल मैं नहीं पूछूंगा सरकार इसमें देरी क्यों कर रही है, ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि एमएसपी बढ़ाने में वहां पे चैलेंजेस क्या लग रही है सरकार को, इथेनॉल प्राइसेस के रिवीजन में क्या दिक्कतें हो रही है, और तीसरा एक और यहीं पे क्लब कर देता हूं, एक्सपोर्ट को लेकर आप लोग जैसा कह रहे हैं कि 20 लाख टन एक्सपोर्ट की इजाजत की आप लोग की उम्मीद है, क्या ये इस बार भी हो पाएगा? इन तीनों पे एक साथ राय दीजिए सर। बिल्कुल आपसे 3-4 मिनट का टाइम लूंगा, क्योंकि ये 3 बहुत अहम मुद्दे हैं और इस बार शुगर इंडस्ट्री का बहुत बड़ा डिपेंडेंस इन तीनों मुद्दे पे है। अगर हम 50 लाख टन के ओपनिंग स्टॉक देखें और लगभग 285 लाख का हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन होगा, तो इस प्रोडक्शन नंबर के बाद लगभग हम ये सीजन 75 लाख टन पे क्लोज करेंगे, जो कि एक सामान्य स्टॉक जो होना चाहिए लगभग 45 से 50 लाख टन क्लोजिंग में, उससे काफी ज्यादा है। इससे चीनी की अवेलेबिलिटी जो है वो देश पे बहुत ज्यादा होगी और इस पे मार्केट पे डाउनवर्ड प्रेशर आएगा, जो ऑलरेडी हमें दिख रहा है कि पिछले 1 महीने में डोमेस्टिक प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। अब देखिए सबसे बड़ा चैलेंज अब क्या हो रहा है कि यूपी में एसएपी लगभग 30 रुपए बढ़ गई, अभी 3-4 दिन पहले की बात है, और उससे लगभग 2.5 रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यूपी में बढ़ गया पर किलो। महाराष्ट्र और कर्नाटका स्पेसिफिकली बॉर्डर एरियाज में केन एजिटेशन कुछ हो रहे हैं, उसमें जो किसान हैं वो एफआरपी से बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, एफआरपी से कई ज्यादा पेमेंट उम्मीद कर रहे हैं। इथेनॉल डाइवर्जन जो हम लगभग 50 लाख टन का उम्मीद कर रहे थे, लगभग 45 लाख टन हो गया। ओवरऑल जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंक्रीज हो गया। इससे जो है आगे जाके कहीं ना कहीं अगर इस पे कोई करेक्टिव मेजर नहीं ले गया, इसके लिए कोई एक करेक्शन मेजर नहीं है, इस पे एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पहले भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि लगभग 20 लाख टन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। चीनी जाएगी दिसंबर जनवरी के बाद ही, लेकिन उससे सेंटिमेंट जो है वो डोमेस्टिक प्राइसेस को होल्ड करेंगे। एमएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए शुगर इंडस्ट्री एक ऐसी है जो 100% एफआरपी पे करती है, गवर्नमेंट उसको तय करती है, हम पे करते हैं। देखिए दूसरे क्रॉप्स के अंदर जो एमएसपी गवर्नमेंट एमएसपी पे खरीदती है, लेकिन जो जैसे फॉर एग्जांपल मेज का एमएसपी ले लीजिए, कितने किसानों को एमएसपी मिल रही है उसका कोई श्योरिटी नहीं है। सिर्फ एक शुगर इंडस्ट्री है जिसमें 100% एफआरपी मिल देती है, बिल्कुल बाउंड है देने के लिए। तो ओवरऑल जो है ये पूरा सिनेरियो जो है थोड़ा चिंताजनक है, तो इसलिए एमएसपी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगभग हम 40 लगा रहे थे, अब तो एसएपी भी बढ़ गया, तो अब लगभग 41-42 की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गई। तो अब तो एमएसपी ऊपर करना पड़ेगा, नहीं तो दिसंबर में जो है ये रेट जो है 34-35 पे जा सकता है महाराष्ट्र। जबकि उससे क्या होगा, आगे जनवरी फरवरी के बाद केन एरिया बिल्डअप होने चालू हो जाएंगे, क्योंकि वैल्यू रियलाइजेशन जो है वो मिल्स को नहीं होगा। तो इसके ऊपर तो एक बहुत ध्यान देने वाली बात है। और एक्सपोर्ट, और तीसरा है इथेनॉल। इथेनॉल का देखिए कैपेसिटीज इतनी लगा दी है हमने, नीति आयोग के हिसाब से 55% लेना था, 40,000 करोड़ इंडस्ट्री लगा के बैठी है, 40-50% कैपेसिटी पे कल चलाना पॉसिबल नहीं है, चलाना पड़ेगा कोई हमें, और हमारे पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। तो ये तीनों मुद्दों के ऊपर, इथेनॉल एलोकेशन, इथेनॉल प्राइस, एमएसपी, एक्सपोर्ट, ये चारों चीजों के ऊपर सरकार को इस बार जल्द से जल्द को डिसीजन लेना होगा, नहीं तो सर्टेनली हम ये आगे देखेंगे कि केन एरिया बढ़ेंगे और किसानों को दिक्कत आएगी। हम नहीं चाहते हैं दिक्कत आए, लेकिन एक होलिस्टिक पॉलिसी गवर्नमेंट को अनाउंस करनी चाहिए। एक रिफॉर्म्स के तहत शुगर इंडस्ट्री को असिस्टेंस चाहिए सरकार की इस बात में। एसोसिएशन के तौर से आप यहाँ पे आगाह कर रहे हैं सरकार को, पहले से एक तरह से अलर्ट रहना जरूरी है। अगर इस तरह की स्थिति नहीं रही तो आगे चलकर गन्ना किसानों का जो वो बकाया है वो बढ़ सकता है, और वो वहाँ पर जो दिक्कतें पैदा होंगी कि वो धीरे धीरे वो चीज़ें मिल पास ऑन करना जरूर शुरू कर देंगी। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, तमाम मुद्दों पर चर्चा की, और अपनी नई रिपोर्ट जी आप लोगों की है वो भी अभी तक तो काफ़ी अच्छी दिख रही है, लेकिन वही महाराष्ट्र को लेकर थोड़ा डाउट ज़रूर लग रहा है, क्योंकि जो अगस्त और सितंबर में जो जिस तरह की बारिश हुई थी, इवन अक्टूबर तक काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई थी कई सारे इलाके में महाराष्ट्र में, और लगातार खेतों में पानी जमाते हैं लगभग 3-4 हफ्ते तक,
उससे लग रहा है कि पैदावार इस तरह की होगी कि नहीं। ओवरऑल अच्छे नंबर्स फिलहाल दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अपने तीनों मेहमानों से और अपने दर्शकों को भी शामिल करते हैं। बहुत सारे दर्शक हैं जो लगातार हमें सवाल भी भेज रहे हैं, एक एक करके उनके सवालों को जवाब भी देंगे। पहला सवाल हमारे साथ जो दर्शक जिन्होंने भेजा है, नवीन कोठारी हैं मुंबई से। 10 नवंबर तक सोना क्या 1,10,000 रुपए तक आएगा क्या? मनोज जी क्या लग रहा है? 10 नवंबर तक तो ज्यादा वक्त है नहीं, 6 दिन में इस तरह की गिरावट, 10-11 हजार रुपए की गिरावट आपको दिख रही है क्या? नमस्कार विश्वान जी। नमस्कार। मेरा मानना है कि यहाँ पे जो मैक्सिमम डाउनसाइड सोने में हो सकती है, जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है, तो 1,18,000, 1,17,700 हो सकती है। हालांकि फिलहाल उसकी भी संभावना नजर नहीं आ रही है, लेकिन 1,10,000 के जैसी अभी हाल फिलहाल में कोई संभावना नहीं। को लग रहा है कि हाल फिलहाल में इस तरह की इतनी गिरावट की संभावना नहीं लग रही है। अब न्यूज़ तो किसी भी तरह की आ सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई भी सेटअप न्यूज़ के नहीं लग रहे हैं जो बाजार को इतना गिरा दे। ऋषि हैं एमपी से, अगले 10 दिनों तक सोने में क्या ट्रेंड रहेगा? आप बताइए राकेश खन्ना जी, अगले 10 दिनों तक आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? पहले तो नमस्ते नमस्ते विश्वनाथ सर। जी, और नमस्ते सभी दर्शकों को। अगले 10 दिनों तक एक्चुअल देखा जाए तो गोल्ड थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज में चल रहा है, एक ट्रायंगल पैटर्न में। नीचे में 1,17,628 और ऊपर में 1,22,000 का एक रेंज पकड़ा हुआ है मार्केट ने, जो उसके ही बीच में मूव कर रहा है। तो अभी भी मैं कहूंगा कि अगर थोड़ा भी गिरता है तो एक बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी है। थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देख सकते हैं, जैसे कि डॉलर इंडेक्स ने फर्स्ट टाइम 100 को टेस्ट किया अपने रेजिस्टेंस को, तो थोड़ा बहुत वीकनेस गोल्ड में देखने मिलेगा। और यूएस शटडाउन की वजह से भी आने वाले डेटास भी अभी तक आए नहीं है, जो आगे जाके वो मार्केट के लिए बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। तो नीचे में जब भी मिलता है तो अपने सपोर्ट के नजदीक 1,18,665 और 1,17,628 के स्टॉप लॉस से बाई ही करना चाहिए। ऊपर में 1,22,000 जब निकलेगा तो एक नया अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में जारी रहेगा। चलिए अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। अगले दर्शक है अनिल, है दिल्ली से, गोल्ड और सिल्वर में जानना चाह रहे हैं कि आज क्या करना चाहिए। आप बता दीजिए तेजस जी, सोने और चांदी पर क्या राय है? यस, थैंक यू वेरी मच विश्वनाथ जी। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फिलहाल जो ट्रेंड चालू है, कम से कम 2 से 3 दिन से मार्केट में काफ़ी अच्छा एक सेलिंग प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है। फिलहाल आज के सेशन की हम लोग बात करेंगे तो एक अच्छा एक बाइंग डेवलपमेंट फिलहाल के लिए हो रही है। तो यहाँ पे गोल्ड दिसंबर की बात करेंगे तो 1,20,500 के करीबन मिलता है, तो बाइंग करना चाहिए। 1,20,100 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1,21,300 से लेके 1,22,000 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे गोल्ड में। और सिल्वर की बात करेंगे तो सिल्वर में भी सेम, हालांकि अभी प्रेशर जो है वो काफ़ी गहरा हुआ है। यहाँ पे 1,45,900 की लेवल मिलती है तो बाइंग करना चाहिए। 1,44,600 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। टारगेट बनेंगे 1,47,900 से लेके 1,48,500 के। अगले दर्शक हमारे साथ संजय हैं पुणे से, नेचुरल गैस में तेजी आएगी क्या? आपकी राय क्या है राकेश खन्ना जी, एनजी को लेकर? नेचुरल गैस अप ट्रेंड में मूव कर रहा है ऑलरेडी और काफी स्ट्रांग लग रहा है। नीचे में 365 और नीचे में 350, ये एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो करंट लेवल पे नहीं, अगर थोड़ा डेप्थ मिलता है तो हमें इसमें बाय ही करना चाहिए ओवरऑल। और ऊपर में अभी भी 382 का बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, अगर वो निकालता है तो 395 का टारगेट भी देखा जा सकता है। तो नेचुरल गैस पॉजिटिव लग रहा है। गैस आपको पॉजिटिव दिख रहा है। विकास है आगरा से, चांदी में क्या करना चाहिए? मनोज जी आप बताइए। चांदी आज काफी कमजोर भी दिख रही है, इंट्राडे में तो 1700-1800 रुपए तक की गिरावट दिख रही थी, अभी भी 1200-1300 रुपए कमजोर है। और गिरावट की संभावनाएं लग रही है क्या चांदी में? मेरा मानना है कि 1,45,000 के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए विश्वमोहन जी। तो अगर इनको बाय करना है तो 145 के आसपास अगर कीमत आती है तो वहां कर सकते हैं। 1,44,000 के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करके हमारा मानना है कि 1,48,000, 48,500 फिर 1 से 2 दिन में चांदी टेस्ट कर सकती है। तो यहाँ पे 145 के आसपास लॉन्ग चांदी में करने की सलाह है। अगले दर्शक है हर्ष, हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में फ्यूचर्स में टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं। आप बता दीजिए तेजस जी, एनजी पर आपकी राय क्या है? यस, एनजी जो है कंटिन्यू बेसिस के ऊपर हर एक कॉन्ट्रैक्ट में एक अच्छी सी तेजी दिखा रहा है। करीबन अभी फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट भी है जो 300 के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ पे कोई भी प्रेशराइज होता है प्राइजेस, फिलहाल के लिए एक जो रेजिस्टेंस जोन है वो करीबन 82 का है, लेकिन यहाँ पे हम लोग सपोर्ट कहाँ पे ढूंढते हैं जहाँ पे बाइंग की अपेक्षा रखती है, तो करीबन 369 के लेवल मिलती है तो बाइंग करना चाहिए। 362 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा।
383 से 384 के यहाँ पे टारगेट बनेंगे। ओके, तो आपको लग रहा है कि 383 के टारगेट के लिए खरीदे, 369 पे 362 का ऐसे लगा ले। अगले दर्शक है क्रिश हैं दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? आप बताइए राकेश खन्ना जी, कॉपर में क्या करना चाहिए इनको? थोड़ा बेस मेटल पैक में आज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल थोड़ा वीकनेस देखा गया है। अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, बट ओवरऑल लॉन्ग टर्म जो उसका 1000 सपोर्ट था वो थोड़ा ब्रेक किया है, तो थोड़ा बहुत मार्केट में वीकनेस आपको देखने मिल सकता है। यहाँ से सेलिंग ही है, ऊपर में 1000 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में एक बार 980 89 990 लेवल का टारगेट देख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू स्टिल कॉपर बहुत ही स्ट्रांग है, और आने वाले टाइम में लॉन्ग टर्म में इसमें हम गोल्ड सिल्वर के साथ तेजी देख सकते हैं। एक सवाल और ले लेते हैं, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। अमित है नासिक से, इंट्राडे के लिए क्रूड और नेचुरल गैस में ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या होगी? ऑप्शंस में मनोज जी क्रूड और एनजी में जानना चाह रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अमित जी के लिए क्या राय है मनोज जी? क्रूड ऑयल में यहाँ पे 5500 की जो कॉल ऑप्शन है वो खरीद सकते हैं विश्वमोहन जी, और इनको बाइंग करना चाहिए। कच्चे तेल की जो कॉल ऑप्शन है वो 65 के आसपास, और 45 का स्टॉप लॉस रहेगा, तो टारगेट वहां पे 100 तक के जो है रखे जा सकते हैं। और एनजी में सर, एनजी में क्या खरीदारी करें ऑप्शंस में? एनजी में मेरा मानना है कि यहाँ पे एक बार कीमतें 360 के स्तर को जो है टेस्ट कर सकती है, तो 360 का अगर वो पुट ऑप्शन बाय करना चाहे तो कर सकते हैं इंट्राडे के लिए। यहाँ पे वर्तमान लेवल से 8 से 10 रुपए की गिरावट एक बार एनजी में देखने को मिल सकती है। आपको लग रहा है कि 8-10 रुपए की गिरावट आ सकती है, तो पुट खरीदना चाहिए। और क्रूड की कॉल खरीदने की आप सलाह दे रहे हैं, 5500 के स्ट्राइक की, 65 पे 45 का स्टॉप लॉस है, 100 का टारगेट है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और दर्शकों के सवालों के जवाब भी लेंगे, साथ ही एग्री मार्केट में आपके लिए क्या मौके हैं ये भी चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। जब लौटते हैं ब्रेक के बाद, आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं कमोडिटी फटाफट, और आपके सवालों के जवाब हम देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे तीनों मेहमान बने हुए हैं। बेस मेटल्स में आज चौतरफा कमजोरी दिख रही है, और सबसे ज्यादा जो कमजोरी है वो कॉपर में है। 1.25% से ज्यादा की गिरावट है। भाव आ चुका है 996 के आसपास। जिंक, लेड, एल्युमिनियम और जिंक में भी गिरावट है आज, आधे %। एल्युमिनियम तो करीब 1% गिरा हुआ है 272 के नीचे। मनोज जी, क्या पसंद आ रहा है आपको आज बेस मेटल्स में? इस गिरावट में कुछ खरीदारी की सलाह दे रहे हैं क्या आप बेस मेटल्स में? जिंक में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है विश्वमोहन जी। हम देख रहे हैं कि $3000 के ऊपर एलएमए पर कीमतें टिकी हुई है। एलएमए स्टॉक्स में भी लगातार गिरावट है, तो मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। एक मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है। 302 के स्तर के आसपास जिंक नवंबर वायदा खरीदना चाहिए 298 के स्टॉप लॉस से, और यहाँ पे 4 से 5 दिन में 310 तक का जो स्तर है वो एक बार देखने मिल सकता है। ओके, तो जिंक आपको पसंद है बेस मेटल्स में, यहाँ पर खरीदारी करें इस गिरावट में। 302 पे 310 का टारगेट, 298 का। तेजस जी, आपकी टॉपिक क्या है बेस मेटल्स में? ये हालांकि जैसे अभी मनोज जी ने कहा कि जिंक में काफी अच्छी एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, लेकिन हम लोग यहाँ पे भी फिलहाल काउंटर वाइज हम लोग देखेंगे तो जो अभी 3 से 4 दिन का कंसोलिडेशन होने के बाद फाइनली कॉपर जो है 1000 लेवल को ब्रेक कर चुका है। फिलहाल इसका जो सपोर्ट मिलता है वो सपोर्ट के यहाँ पे हम लोग बाई की राय देखेंगे यहाँ पे। तो 393 के यहाँ पे बाइंग करने रहेगा, 993 के यहाँ पे बाइंग करने का राय रहेगा। 990 के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 1000 पॉइंट का वापस एक करके रैली आ जाएगी। ओके, आपकी टॉपिक क्या है राकेश खन्ना जी बेस मेटल्स में? बेस मेटल में मेरा टॉपिक एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम आप देखोगे तो बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड में मूव कर रहा है। थोड़ा भी नीचे मिलता है तो इसे बाय करना चाहिए। 271.50 271 लेवल पे 270 का स्टॉप लॉस है, और ऊपर में अभी भी हमारा 273.35 और 274.60 का टारगेट इंटैक्ट है। एल्युमिनियम आपको लग रहा है कि 273 रुपए 35 पैसे तक जा सकता है। चलिए ग्वार की बात कर लेते हैं। मनोज जी, ग्वार काफी सुस्ती दिखा रहा है, हालांकि हल्की तेजी आज जरूर दिखी है, लेकिन कुछ ऐसा मेजर ट्रेंड में यहाँ पे कुछ बदलाव नहीं हो रहा है। काफी लंबा समय हो गया है। कुछ बड़े एक्शन की उम्मीद कब तक करनी चाहिए मनोज जी ग्वारगम में? बड़े ट्रेंड का जैसा तो कोई ट्रिगर नजर नहीं आता विश्वमोहन जी, लेकिन एक दायरा बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि जो लोअर रेंज के आसपास फिर एक बार ग्वारसीड की कीमतें आती हुई नजर आई है। तो यहाँ से कुछ जो है हम कह सकते हैं कि बार्गेन बाइंग जो है वो ग्वार में देखने को मिल सकती है। तो ग्वारसीड का जो नवंबर वायदा है वहां पे 4730 के स्तर के आसपास बाय किया जा सकता है। टारगेट यहाँ पे 4840 के रहेंगे, और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 4674 का रखना है।
मसालों की बात कर लेते हैं। मसालों में आज हल्दी में %0.5% की गिरावट, जीरे में %0.5% की गिरावट और बाकी धनिया में हल्की तेजी दिखी है 8,340 के ऊपर। मनोज जी, इन तीनों मसालों में आपको कहाँ कन्विक्शन ज्यादा दिख रहा है, कहाँ तेजी, कहाँ मंदी दिख रही है? हल्दी का जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है विश्वमान जी, वहां पे 14,100 से 15,200 का दायरा जो है वो बना रह सकता है, लेकिन जीरे में हमने एक अच्छी बढ़त जो है देखी आते हुए और 20,000 के स्तर के पार जीरा जो है निकलता हुआ नजर आया है। तो यहाँ पे अगर थोड़ी गिरावट आती है 19,850 19,900 की रेंज में, तो वहां पे बाय कर सकते हैं। 19,550 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 20,500 तक के जो टारगेट है वो रखे जा सकते हैं। कोरिएंडर में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव बना हुआ है। 8,250 के आसपास कोरिएंडर नवंबर वायदा मिलता है तो बाय कर सकते हैं 8,120 के स्टॉप लॉस से, और टारगेट वहां पे 8,480 तक के रखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है एग्री मार्केट का हाल। चलिए वापस से नॉन एग्री मार्केट की ओर लौटते हैं और एक बार गोल्ड सिल्वर पे वापस से राय लेते हैं। राकेश खन्ना जी, गोल्ड और सिल्वर अगर आज शाम के सत्र में किसी को ट्रेड करना है तो उनके लिए क्या सलाह दे रहे हैं आप? पहले तो गोल्ड में इंटरनेशनली अगर देखें तो $4,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है और थोड़ा बहुत साइडवेज कंसोलिडेशन जिसमें वीकनेस भी देखी गई है सुबह से, तो $6 नीचे ही चल रहा है, तो थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। ऊपर में जो स्टॉप लॉस है वो 4,015 का है। इंडियन रुपी टर्म में अगर मैं देखूं तो 1,21,000 के नीचे 20 डे मूविंग एवरेज का जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक नहीं कर पाया। ऊपर में 1,21,160 का, और जो सपोर्ट है 1,20,900 अगर वो ब्रेक करता है तो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होने का चांस है, जहाँ पे 1,20,500 और 1,20,300 का टारगेट देखा जा सकता है। ओके, आप बताइए गोल्ड सिल्वर पर मनोज जी, अगर शाम के लिए किसी को ट्रेड करना है इंट्राडे के लिए या 1 से 2 दिन के लिए, तो उनके लिए क्या राय दे रहे हैं गोल्ड सिल्वर के लिए सर? मेरा मानना है कि यहाँ पे फिर एक बार रिकवरी बनती हुई नजर आएगी विश्वमोहन जी। सोने और चांदी में निचले स्तरों से हम देख रहे हैं कि $3,970 जो इंट्राडे में एक सपोर्ट था गोल्ड का, वो होल्ड होता हुआ नजर आया और वहां से ग्रेजुअली रिकवरी बनती हुई नजर आ रही है। तो 1,22,200 एक रेजिस्टेंस जरूर बना हुआ है, लेकिन निचले स्तरों से बार बार रिकवरी जो है वो देखने को मिल रही है। तो अगर रणनीति बनाना हो तो गोल्ड का जो दिसंबर का मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे बाय कर सकते हैं 1,20,350 के आसपास। 1,19,850 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए 1,21,200 और 1,21,500 के लक्ष्य के लिए। सिल्वर में भी हमारा मानना है कि जब तक 1,44,000 के स्तर को सिल्वर होल्ड कर रहा है तो यहाँ पे डिप्स में बाय की रणनीति रखना चाहिए। ऊपर में 1,48,500 एक यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से। अब तेजस जी, अब आखिरी सवाल आपसे ही होगा गोल्ड सिल्वर को लेकर, आज के लिए या पोजिशनली भी आपकी तरफ से क्या राय दी जा रही है अपने ट्रेडर्स को? इस डेफिनेटली सर, देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टेगनेंट व्यू है फिलहाल के लिए, जो सेलिंग प्रेशर था वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी देखने के लिए मिल रही है। आने वाले समय भी हम लोग को यहाँ पे रिकवरी दिखेंगी। फिलहाल के लिए इसमें लॉन्ग टर्म में एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वो करीबन 2,200 का है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल वाइज हम लोग देखेंगे तो 3,980 के यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा इवनिंग सेशन में, और 1,20,500 के करीबन यहाँ पे बाइंग की राय रहेगी। और ऊपरी लेवल में हम लोग 1,22,000 को क्रॉस करता है तो एक अच्छी से एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिलेंगी गोल्ड में। और सिल्वर में यहाँ पे 49,000 को 1,49,000 को क्रॉस होते हुए अच्छी से एक स्ट्रेंथ देखने के लिए मिले इन फ्यूचर। चलिए, इसी नोट पर आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे। जाने से पहले तेजस जी, कोई डिस्क्लेमर है क्या? यहाँ पे कोई निजी राय नहीं है। यहाँ पे जो भी स्टॉक रिकमेंडेड किए जाते हैं, यहाँ पे आपकी कोई भी पोजीशन बनानी रहेगी तो आपके पर्सनल एडवाइजर से इसके बारे में बात कर दीजिए। ओके, राकेश खन्ना जी, आपकी तरफ से डिस्क्लेमर क्या है? जो भी राय आपने आज दी है उससे जुड़े हुए डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर ये है कि इट इज अ परफेक्ट मार्केट व्यू, ऐसा कोई पोजीशन नहीं है, स्टॉप लॉस के साथ ही खेलना है और वो कंपलसरी मैंडेटरी है। सो विद टेकिंग अ रिस्क पहले आपको पूरा पता होना चाहिए, ये हमारा डिस्क्लेमर है। ओके, मनोज जी, आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है? विश्वमोहन जी, जो भी हमने डिस्कशन किया कमोडिटीज के ऊपर, मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है और कोई भी क्लाइंट यहाँ पे किसी भी कमोडिटी में ट्रेड ले रहा है तो वो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही ले और स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ओके, तो ये सलाह हमारे मेहमानों की तरफ से आपको दी गई है। बिना रिस्क मैनेजमेंट के, बिना स्टॉप लॉस के और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद के कोई भी ट्रेड ना ले। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कमोडिटी फटाफट को फिलहाल यहीं समेटेंगे, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे साथ। नमस्कार। लेकिन जाने से पहले
आपके लिए एक अपडेट ये है कि महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है। लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं, उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही जरूरी है। इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए SBI म्यूचुअल फंड और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद है भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना, ताकि वे अपना आर्थिक भविष्य सुरक्षित रख सकें।